युवराज कायनात की कमर को छोड़ देता है और कायनात की कमर को छोड़ते ही कायनात गिरने लगती है। कायनात को चीख निकल जाती है, लेकिन वह गिरती उससे से पहले ही युवराज फिर से कायनात की कमर को पकड़ लेता है और उसको संभालते हुए ही उसे अपनी तरफ खींचता है। तो कायनात जाकर सीधे युवराज के सीने से टकरा जाती है और कायनात ऐसे ही एक पल रहती है। इसे युवराज को अपने इतने करीब देखकर उसकी धड़कन बढ़ जाती है। युवराज भी कायनात को देखने लगता है। वही कायनात सर ऊंचा करके युवराज को दो पल देखती है और फिर बोली, अंडस्को मैं सिर पर बैठ जाती हूँ, आप छोड़िए मुझे। इतना बोलकर कायनात अंडस्को युवराज की गोद से उठती है। वह धीरे से उस पास वाली सीट पर बैठ जाती है और खुद को अच्छे से संभल कर बाहर खिड़की से बाहर देखने लगती है। वही कायनात का दिल धक धक कर रहा था। ऐसे वह कभी किसी के करीब गई नहीं थी, तो आज ऐसे युवराज के करीब आने से उसकी धड़कनें बेहद बढ़ी हुई थी। कायनात तो अपने आप को संभाल कर अपने मन में बोली, यह क्या हो रहा है मुझे, मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है इस पागल इंसान के मेरे करीब आने से। इतना बोलकर कायनात अपना सिर झटक देती है और फिर वह खिड़की से बाहर देखने लगती है। वहीं युवराज भी एक पल कायनात को देखकर फिर वह अपना फोन निकालकर उसमें कुछ काम करने लगता है। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है, सब लोग अपने अपने फोन में लगे हुए थे। वही तभी युवराज अपने असिस्टेंट प्रियम को देखते हुए बोला, अंडस्को प्रियम, क्या तुमने अपनी मैडम के स्वागत की तैयारी अच्छी सी कर दी है ना। वही इतना सुनते ही प्रियम बोला, अंडस्को लेकिन सर आपने जो कहा है वह ठीक नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि वह इतना ही बोला था कि। तभी युवराज बोला, मैं जो भी बोलता हूँ वह ठीक ही होता है, तुम अपना काम करो और अपना देखो, मैंने जो बोला है उतना करो और मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना सुनते ही प्रियम बोला, जी सर वह सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन अगर आप मेरी बात सुन लेते तो। वह इतना सुनते ही युवराज बोला, अंडस्को मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है युवराज, अभी तुम मुझसे बात न करो तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब चल रहा है। वही इतना सुनते हैं कायनात अपनी तिरछी नजरों से युवराज को देखते हुए ही बड़बड़ाए, अंडस्को आपके पास दिमाग होगा तो आपका दिमाग खराब होगा ना, अरे बददिमाग इंसान है आप। इतना बोलकर वह फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वही तभी युवराज कायनात को देखते हुए बोला, अंडस्को तुमने कुछ बोला। वही इतना सुनते ही कायनात ने कहा, अंडस्को नी मैंने कुछ नहीं बोला। इतना बोलकर कायनात अपना मुंह बिगाड़ कर दूसरी तरफ देखने लगती है। वही युवराज अपने मन में बोला, अंडस्को पागल कहीं की। इतना बोलकर वह फिर से अपने फोन में कुछ करने लगता है। वही दूसरी तरफ कायनात के मम्मी पापा और बहन, अब वह पूरा घर खाली हो चुका था, सारे गेस्ट वहां से जा चुके थे और अब सिर्फ घर में कायनात के पापा, मम्मी और उसकी बहन, वह तीनों ही घर पर बैठे हुए थे। कायनात के पापा वीरेंद्र जी और मम्मी सिमरन जी के चेहरे पर बहुत ज्यादा टेंशन दिख रही थी और वही आलिया भी टेंशन में ही बैठी हुई थी। और कायनात की मम्मी यानी कि सिमरन जी अपना सिर पकड़े हुए ही बोली, कायनात ने गलत फैसला लिया है। आपने सुना उसने क्या कहा, वो उस लड़के के साथ कैसे जा सकती है, हम उसे जानते भी नहीं है, और वह लड़का, वह तो मुझे गुंडागर्दी करने वाला ही लगता है, लेकिन ऐसा कैसे कर सकती है कायनात, क्यों गई वह उस लड़के के साथ में। इतना सुनते ही आलिया बोली, अंडस्को तो क्या करते दीदी, आप ही बताओ क्या करती वो। पापा पर गन पॉइंट कर, आप हम सब पर गन पॉइंट करके कायनात को पूछा गया था कि वह उसके साथ जाएगी या फिर नहीं। दीदी कल मजबूर किया था वह उसके साथ जाने के लिए, और वैसे भी उनकी शादी उस लड़की यानी कि युवराज सिंह राठौर के साथ ही हुई है, तो उसे उसके साथ ही जाना था, या फिर वह शादी टूटे तब कुछ हो सकता था। वही इतना सुनते ही कायनात की मम्मी वह सिमरन जी हैरानी आलिया को देखने लगती है। वह बोली, अंडस्को लेकिन वह शादी सच नहीं है, वह जबरदस्ती से हुई है शादी। वही इतना सुनते ही आलिया बोली, अंडस्को डे से भी हुई शादी हुई है मम्मी, शादी तो शादी होती है ना, अग्नि की साक्षी के साथ पंडित जी ने मंत्र पढ़े थे और पूरी रीति रिवाज से शादी हुई है, तो वह शादी हुई ही है, अब आप माने या ना माने। वही इतना सुनते ही सिमरन जी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी आलिया उठकर अपनी मम्मी पापा के पास आकर बैठकर उन दोनों के हाथ पर हाथ रखकर बोली, अंडस्को जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और इतना मान लीजिए कि हमारी कायनात दीदी की शादी अच्छे खानदान में ही हुई होगी, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं है कि वो कौन है युवराज सिंह राठौर। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम पता लगाएं कि वह कहाँ से हो और किस खानदान से है, और अभी कायनात दीदी को कौन से शहर लेके गया है। हमें इतना पता लगाना है कि हमारी दीदी खुश है कि नहीं, और युवराज जी मेरी दीदी को खुश रखेगा या नहीं।
वही इतना सुनते ही कायनात की मम्मी की सिमरन जी और उसके पापा दोनों ही आलिया को देखने लगते हैं और आलिया उन दोनों को एक साथ गले लगा लेती है। वही सिमरन जी थोड़ा सा इमोशनल होकर बोली अंडिस को, बस मेरी कायनात ठीक हो, वह खुश हो और उसे कुछ नहीं चाहिए। वही आलिया बोली अंडिस को, हाँ वह खुश रहेगी ही, बस हमें जीजू के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना है और बस इतना पता लगाना होगा कि दीदी को खुश रख पाएंगे या नहीं। वही उसके पापा भी बोले, हाँ बेटा हम जरूर सब कुछ पता लगाएंगे। वो तीनों ही ऐसे ही गले लगे हुए थे। कुछ घंटे बाद, वही दूसरी तरफ कुछ घंटे बाद अब शाम होने वाली थी। अंधेरा धीरे धीरे अपनी अंधेरे की जाल को फेंक रहा था और हर तरफ अब अंधेरा हो रहा था। तभी युवराज का हेलीकॉप्टर एक जगह पर लैंड करता है। उसे बड़े से शहर की भाग दौड़ उसे खाली मैदान तक सुनाई दे रही थी और वह मैदान में हेलीकॉप्टर रुकता है। वही उसके साथ ही युवराज का असिस्टेंट प्रियम बाहर निकलता है। उसके साथ ही बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और फिर युवराज बाहर निकलने लगता है। तभी कायनात बोली अंडस को, हम कहाँ पर आए हैं। वही इतना सुनते ही युवराज रुक जाता है और कायनात को देखते हुए ही बोला, अंडस को तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा वाइफी कि हम कहाँ पर आए हैं, फिलहाल नीचे उतरो। इतना बोलकर वह कायनात का हाथ पकड़ता है। वही कायनात युवराज को देखने लगती है। कायनात अपने हाथ को देखकर बोली, अंडस को छोड़िए मेरा हाथ। युवराज बोला, अंडस को पहले नीचे उतरो, छोड़ दूंगा मैं। इतना बोलकर युवराज कायनात का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और फिर वह नीचे उतरने लगता है। वही कायनात अपने हाथ को देखती है और फिर युवराज को, फिर वो भी उसके पीछे पीछे ही नीचे उतर जाती है। वही उनके नीचे उतरती है, वहां पर आसपास 4 गाड़ियां खड़ी थी जो कि ड्राइवर लेकर आए थे और एक गाड़ी में बॉडीगार्ड थे जो कि उसके ही थे। वहां पर खड़ी कार्स को देखकर कायनात चौंक जाती है और वह उन सबको देखने लगती है। कायनात फिर से बोली, अंडस को हम कहाँ पर आए हैं, ये कौन सी जगह है। युवराज ने कहा, अंडस को बहुत जल्दी है तुम्हें तो वाइफी, पहले घर तो चलो। इतना बोलकर वह कायनात को हाथ पकड़े हुए ही एक कार के अंदर ले जाकर बैठता है। वही कायनात फिर कुछ ना बोलते हुए बैठ जाती है। उसके पास ही युवराज बैठ जाता है। वही कायनात युवराज को देखकर अपना मुंह बिगाड़ कर अपने मन ने कहा, अंडस को आकड़ू घमंडी की कैन अम्यूज्ड। वही आगे की सीट पर समीर और ड्राइवर बैठ जाते हैं। वही उसके बैठते ही वहां से हेलीकॉप्टर फिर से अपनी उड़ान भरते हुए वहां से निकल जाता है। वही युवराज के बैठते ही पिछले सारी कार्स में उनके जो बॉडीगार्ड थे वह सब बैठ जाते हैं और अब सारी कार्स में सब लोग बैठ चुके थे। वही बॉडीगार्ड की आगे की कार चलने लगती है, उसके पीछे ही युवराज की कार और फिर बॉडीगार्ड की कार ही सब कार एक साथ तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगते हैं और जाने लगती है। वही कायनात हैरानी से बाहर देखती है। वही वह सब जगह देख रही थी कि कहीं पर तो लिखा हुआ मिल जाए कि यह कौन सा शहर है। तभी उसे सामने एक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखता है कि मुंबई। वही इतना देखकर ही कायनात चौंक जाती है और वह युवराज को देखते हुए ही बोली, अंडस को मुंबई लेकर आए हैं आप मुझे। युवराज ने कहा, अंडस को यह मेरा घर है तो यहाँ पर ही लेकर आऊंगा ना, और कहाँ लेकर जाऊंगा तुम्हें। वही इतना सुनते ही कायनात कुछ ना बोलते हुए ही वह बाहर देखने लगती है। ऐसे ही 1 घंटे बाद उनकी कार एक बहुत बड़े बंगले के में गेट से इंटर होती है और अंदर की तरफ चली जाती है। सारी कार्स आकर घर के मेन गेट पर रुकती है और सारी कार्स के रुकते ही बॉडीगार्ड बाहर निकलता है जल्दी से और युवराज का असिस्टेंट समीर भी बाहर निकलता है और वह पीछे का दरवाजा खोलता है। वही उसके साथ युवराज बाहर निकलता है। वही कायनात उस बंगले को हैरानी से देख रही थी। तभी युवराज बोला, अंडस को अब तुम बाहर भी आओगी या फिर गोद में उठा लो तुम्हें। वही इतना सुनते ही कायनात चौंक कर जल्दी से नीचे उतर जाती है और युवराज के पास खड़ी हो जाती है। तभी घर के अंदर युवराज की दादी माँ यानी कि श्रीदेवी की और उसका भाई आर्यन, उसके साथ ही युवराज के पापा नरेश जी और उसकी मम्मी मीना जी, वह सब लोग वहां पर खड़े थे। उसके साथ ही युवराज के चाचा चाची भी खड़े थे और वह सब लोग चौंककर मेन गेट में गेट को ही देख रहे थे, क्योंकि सब लोग को बस एक बात का ही इंतजार था कि वहां से कौन आने वाला है और जो फर्श पर बिछाया गया है वह किसके लिए है। तभी श्रीदेवी जी थोड़ा ऊंची आवाज में ही एक बॉडीगार्ड को देखते हुए ही बोली, अंडस को अरे ये क्या लगा रखा है तुम सब ने, यह क्या बिछा रखा है तुमने फर्श पर, किसी को लग जाएगा तो चोट लग जाएगी। वही इतना सुनते ही बॉडीगार्ड बोला, अंडस को मैडम आप बस थोड़ी देर चुप रहिए, थोड़ी देर की बात है, सर ने हमें मना किया है।
इसलिए वरना हम आपकी बात को मानते और सब कुछ बताते भी। इतना सुनते ही श्रीदेवी से बोली अंडस को, यह क्या पागलपन है युवराज का? क्या हुआ है युवराज को? वह क्यों ये सब कर रहा है? वही इतना सुनते ही एक आवाज आई, ये सब कुछ मैंने ही करवाई है दादी सा। वही इतना सुनते ही युवराज की दादी माँ और उसके साथ बाकी सब लोग जो खड़े थे वह सब लोग एक साथ सामने देखते हैं। तो युवराज और कायनात को देखकर सब चौंक जाते हैं। सामने युवराज और कायनात दोनों ही खड़े थे। वही युवराज कायनात का था हाथ पकड़ता है और आगे बढ़ जाता है। उसके साथ ही उसका असिस्टेंट प्रियम भी उसके पीछे आ जाता है। वही युवराज और कायनात और घर के दरवाजे पे खड़े थे। और वही कायनात को शादी के जोड़े में देखकर सब लोग चौंक कर जाते हैं। और वही सब लोगों की नजर अब कायनात पर ही थी। वही कायनात सब लोगों की नजर अपने पर देखकर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। और वह इधर उधर देखने लगती है। और अपना सिर झुका लेती है। तभी श्रीदेवी की आगे जाकर बोली, अंडस को क्या है युवराज बेटा, तुमने तुमने शादी कर ली और हम में से किसी को बताया भी नहीं। तभी युवराज बोला, अंडस को मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, लेकिन मुझे और कोई सवाल ना पूछेगा। मैं किसी का भी कोई भी जवाब नहीं दूंगा। बस इतना कहूंगा कि मैंने शादी कर ली है। वही इतना सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। और फिर से कायनात को देखने लगते हैं। वही तभी युवराज कायनात को देखते हुए ही बोला, अंडस को अब आपकी बहू घर पर आई है तो उसका गृह प्रवेश तो होगा ही ना दादी माँ। तभी युवराज के पापा बोले, अंडस को युवराज ये क्या मजाक है? तभी युवराज बोला, अंडस को नहीं, ये मजाक नहीं है, ये सच है। अब ये आप इनकी बहू है। और ये जो फूल बिछाए ना उसी पर चलकर आपकी बहू घर के अंदर आएगी। वही इतना सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर से उस पर बिछाए हुए फूल को देखते हैं और हैरानी से फिर से युवराज को। तभी युवराज की मम्मी मीना जी ने कहा, अंडस को ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? ये फूल तुम जो कह रहे हो उसके साथ तुम देखो इसमें कांच कांच के टुकड़े भी है साथ में। और बहू रानी ऐसे किस कांच पर चलकर तो नहीं आ सकती ना। ये ऐसा मजाक मत करो। वही इतना सुनते ही युवराज बोला, अंडस को मजाक नहीं है, यह आपकी बहू की कसौटी है। शादी हुई है तो इतना कुछ झेलना तो बनता है। वही कायनात एक पल युवराज को देखकर नीचे फर्श पर बिछे फूल को ध्यान से देखती है। तो वहां पर उनके साथ कांच भी बिछाए हुए थे। ये देखकर कायनात की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। और वह सामने खड़े लोगों को देखने लगती है। तभी श्रीदेवी की बोली, अंडस को तुमने शादी की है तो उसका कोई रीजन तो होगा ही। लेकिन मेरी बात सुन लो, बहुरानी इस कांच पर चलकर नहीं आएगी। उसके पाँव में चोट लग जाएगी। वही इतना सुनते ही युवराज बोला, अंडस को चलकर तो इस पर ही आएगी आपकी बहू। चाहे कुछ भी हो, उसे चोट लगे या ना लगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी बहू रानी का स्वागत तो ऐसे ही होगा। वही इतना सुनते ही दादी माँ बोली, अंडस को युवराज ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है इस पर कैसे कोई चलकर आ सकता है? इसमें कांच है, इसमें कांच के टुकड़े हैं जो नई नवेली दुल्हन को लग जाएंगे। और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो युवराज ने कहा, अंडस को मैंने शादी की है उसके साथ, और आप सब इतना जान लीजिए कि मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन अब वह मेरी बीवी है। मैं जो चाहे वो उसके साथ कर सकता हूँ। आप मेरे और मेरे बीवी के बीच में अब से कोई भी नहीं बोलेगा। जैसा भी मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। और ना ही कोई मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ना मैं किसी को जवाब दूंगा। तो प्लीज दादी माँ आप सब बस देखिए। वही इतना सुनते ही युवराज के पापा बोले, अंडस को युवराज ये क्या पागलपन कर रहा है तू? अभी तो शादी करके लाया है इस लड़की को। अभी वह लड़की अभी यहाँ किसी को जानती तक नहीं है और अभी वह घर में आई तक नहीं, और तू उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। वो कैसे कांच पर चलकर आ सकती है? तभी युवराज बोला, अंडस को पापा मैंने बोला ना, मुझे जैसा कर रहा हूँ वैसे करने दीजिए। अब आप में से कोई भी नहीं बोलेगा। इतना बोलकर वह कायनात को देखता है। वही कायनात उन सबको देखकर थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी कि सब लोग उसके लिए लड़ रहे थे। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वही युवराज बोला, अंडस को चलो वाइफी अपनी चप्पल उतार दो। वही इतना सुनते ही कायनात का दिल कर रहा था कि वह यहाँ से कहीं दूर भाग जाए जहाँ पर कोई ना हो। लेकिन अभी उसे एक कसौटी पर करनी थी। इसलिए कायनात अपनी आंखों में आए नमी को पोंछती है और अपनी चप्पल उतरती है। युवराज ने शूज पहने हुए थे, वह कायनात का हाथ पकड़े हुए बोला, अंडस को चले। और उसके साथ ही कायनात आगे कदम बढ़ाती है। वही युवराज साइड में अपना कदम पहले रखता है।
और कायनात उन फूलों के साथ पड़े हुए कांच पर अपना पहला कदम रखते ही कायनात की चीख निकल जाती है। कायनात अपना कदम पीछे लेने लगती है, लेकिन तभी युवराज कसके उसका हाथ पकड़े हुए ही उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर करते हुए बोला, अंडस्को, मेरी तरफ देखो कायनात, अपना कदम पीछे लेने की गलती मत करना तुम। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे हाय तुम भी आगे चलोगे। वही कायनात युवराज की आवाज सुनकर सब लोगों को देखने लगती है और सब लोगों की नजर कायनात के पैरों पर चली जाती है। सबको ही बुरा लग रहा था, लेकिन युवराज के सामने कोई कैसे बोल सकता था। कायनात कसके अपनी आंखें बंद करके दर्द सहन करने लगती है। उसके पैरों में कांच का एक टुकड़ा चुभ गया था। वह फिर भी आगे चलने की हिम्मत करती है। उसके पैरों में अब हल्का सा खून निकल आया था। कायनात बिना अपना पैर पीछे लिए ही दूसरा पैर अब आगे बढ़ाती है और वह दूसरा कदम रखती है घर में। वही तभी उसके पैर में दूसरा कदम रखते हैं दूसरा कांच भी चुभ जाता है। वही कायनात ने अभी युवराज का हाथ पकड़ा हुआ था तो कायनात कसके युवराज का हाथ पकड़ती है, जिससे कायनात के नाखून युवराज के हाथ में चुभने लगते हैं। युवराज के हाथों में जख्म बनाने लगते हैं। फिर भी कायनात अपनी आंखें मिंचे हुए अपना लहंगा एक मुट्ठी में भरे हुए ही वह अपना तीसरा कदम भी आगे बढ़ाती है और ऐसे ही वह 4-5 कदम आगे बढ़ती है। अब तक तो उसके पैरों में बहुत से कांच चुभ गए थे और अब तो खून भी निकल रहा था। उसके पैर लाल कलर के हो चुके थे। उसमें इतना खून आ चुका था। कायनात की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे बेइंतहा दर्द भी हो रहा था। वही युवराज कायनात की आंखों से आंसू बहते हुए देख रहा था और उसके मन में एक डेविल स्माइल थी। युवराज अपने मन में बोला, अंडस्को, अभी तो ये शुरुआत है वाइफी, छोटा सा भूत, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। तो दोस्तों अब क्या होगा आगे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।